बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? मुझे लग रहा है थोड़े थके थके सोए हैं। जाग जाए जल्दी से भाई, आज बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। सबसे पहले जो ज़रूरी बात करनी है वो तो ये है कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। मज़े की बात यह है कि ये वो बंदा कह रहा है जिसको सारी ज़िंदगी डांट पिटी है मामा से कि तुम सोचे बगैर कैसे बोल देती हो, पहले बोलती हो बाद में सोचती हो और कहती हो हाय मामा मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तो एक्चुअली कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है एंड बीइंग समवन जिसका ये मसला है, मैं उस नज़रिए से आज आपसे बात करना चाहूँगी। देखिए व्यूअर, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, मुंह से जब वर्ड निकल जाता है ना, एक दफ़ा वो अल्फाज आप बोल देते हैं तो फिर उनकी कोई वापसी नहीं होती। अब बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई बात कह देते हैं, अगला बंदा हमें माफ़ भी कर देता है, या अगर कोई ऐसी ऑफेंसिव बात हो या ऐसी चीज़ हो तो वो बात एक तरह से अगला तो दरगुजर कर देता है, लेकिन आपके अंदर एक कांस्टेंट गिल्ट रहती है। और सच्ची बात है, लोग माफ़ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। हमेशा सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब कौन से ऐसे लम्हे होते हैं जब बंदा सोचे समझे बगैर बात करता है? एक, बच्चे भी ऐसे करते हैं, बड़े भी ऐसे करते हैं कि जब इंसान बहुत एक्साइटेड होता है या बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ होता है तो एकदम से आपके मुंह से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं या कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आप तो एक्साइटमेंट में कह रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी या तो कोई ऑफेंड हो जाता है या कोई बंदा माइंड कर जाता है उस बात को। एक ये मौका होता है। दूसरा मौका वो होता है जब इंसान को गुस्सा बहुत चढ़ा होता है, और एक्चुअली गुस्से में ही सबसे ज़्यादा इंसान गलत बातें बकता है, ऐसी बात कहता है जो अगले का दिल दुखा देता है। स्पेशली अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो, पेरेंट्स भी कभी कभी जब बच्चों को पे से नाराज़ हो रहे होते हैं और बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ होता है तो कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं जो बहुत ही तकलीफ़देह होती हैं और इंसान को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर देती हैं। और ये याद रखना ज़रूरी है कि गुस्से में कही हुई बात उस तीर की तरह है जो कमान से निकल गया, अब उसने वापस नहीं आना। देन तीसरा डायनामिक, जब लोग गलत बातें कह देते हैं सोचे समझे बगैर, जब इंसान बहुत अपसेट होता है। अपसेट से मुराद ये किसी दुख में मुब्तला हो या किसी परेशानी में मुब्तला हो, तो एक तो गुस्से में अक्सर इंसान गलत बात कह देता है, दूसरा बंदा बहुत खुश बहुत एक्साइटेड हो तो मुंह से गलत बात निकल जाती है। एंड देन अगर इंसान किसी डिप्रेशन या किसी बुरे वक्त से गुजर रहा हो, जैसे कि खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है, किसी की अम्मी की डेथ हो गई, अब वो इंसान इतना अपसेट हुआ हुआ है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सब के सरों पे हमारी माएँ सलामत रखे, आमीन, लेकिन ज़िंदगी का हिस्सा है। अब वो इंसान बहुत अपसेट है, उसके मुंह से गुस्से में 50 बातें निकल जाती हैं। मैंने पिछले दिनों ही ऐसा इंसिडेंट देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। हम लोग बैठे हुए थे कहीं पे जनाजे पे, तो वहाँ पे एक ख़ातून है, उनकी अम्मी की डेथ हुई और उनके हस्बैंड आए तो मैयत के पास, तो वो मतलब वो रो रहे थे तो उनके भी आंसू बह रहे थे। तो एकदम से वो खातून, पता नहीं उसको एकदम से क्या हुआ, इतनी वो अपसेट हुई थी, कहती आप क्यों रो रहे हैं, आपने तो सारी ज़िंदगी मेरी माँ को तकलीफ़ ही दी है। अच्छा, सारा मजमा बैठा हुआ है और हमने उस खातून को कभी ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, लेट अलोन कि अपने मियाँ से इस तरह पब्लिकली बात करें। बाद में उसको ऑब्वियसली सब ने काम डाउन किया, ये वो, उसका मियाँ भी बाहर चला गया। बाद में फिर हमने उससे भी बात की तो उसने कहा हाँ मुझे नहीं कहना चाहिए था, बस मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी माँ छोड़ गई। अच्छा, बाहर उसके मियाँ को मर्द हज़रात समझा रहे हैं कि उसने बेचारी ने बहुत कर्ब में तकलीफ़ में बात कर ली। मियाँ आगे से क्या घूम के कह रहे हैं, सारी मोहल्ले के सामने, सारे मजमे के सामने, मतलब मैयत के साथ बैठ के मुझे ये कह रही है कि मैं उसकी माँ को प्यार नहीं करता था, मैंने उनको हमेशा तकलीफ़ दी है, तो मैं इतना बुरा हूँ, तो मेरे से क्यों उसने शादी। अच्छा, वो अपना नाराज़ होकर बैठा हुआ है। बात ये है कि बड़ा इंसान को एहतियात से और सोच समझ के मामलात के साथ डील करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रेपुटेशन होती है कि सोचे समझे बगैर जो जी में आता है कह देते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग होते हैं कि इतना ओवर सोचते हैं, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचते हैं कि आधी से ज़्यादा बातें वो कहते ही नहीं हैं। इन दोनों के बीच का कोई बैलेंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पहले सोचने का मतलब ये है कि अपने अल्फाज के असर को समझना है। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम कोई इस किस्म की बात किसी को कह रहे हैं तो उसका असर, जैसे कि बड़ी दफ़ा लोग जो हैं वो पब्लिकली ताने मार देते हैं एक दूसरे को मजाक में, मजाक का नाम दे के हाँ तुम्हारे सामने तो कोई आइडिया शेयर ही नहीं करना चाहिए, 1 सेकंड में तुम कॉपी कर लेती हो, मैं तो नहीं तुम्हें बताती। अच्छा, इस तरह की बातें भी जब हम करते हैं ना व्यूअर्स, तो वो ताने भी कभी कभी इंसान को बहुत चुभ जाते हैं। मेरी सोच और जो मेरा इतना सा लाइफ का जितना भी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने यही रियलाइज़ किया कि ज़बान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है।
ये इंसान को इज़्ज़त भी दिलवाती है और रुसवाई भी। अब मेरा आप काम देखें, मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोग बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। मैं अपने आप को बड़ा लकी कंसिडर करती हूँ कि मैं आपके सामने हर रोज़ हाजिर होती हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के प्रोग्राम करना होता है। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं एक्साइटेड होकर कुछ एक फ़्लो में निकल जाती हूँ और मेरे कान में जो IFP होता है उसमें अहमद हाशमी या उमर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं मुझे एकदम से कहते हैं कि रुक जाओ, बहुत ज़्यादा बोल रही हो, हौसला, काम डाउन। क्यों? क्योंकि इंसान एक फ़्लो में निकल जाता है। और स्पेशली जब आप ऑन एयर जाते हो, देखिए व्यूअर्स, ये स्टेट चैनल है, स्टेट चैनल के अलावा एक टेलीविज़न नेटवर्क पे जब आप ऑन एयर जाते हो और आप उसका जब फेस होते हो तो आपको बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है। तो मैंने तो इस टाइमलाइन में यही रियलाइज़ किया है कि यही ज़बान जिसकी वजह से मैं रोज़ी रोटी कमाती हूँ, इसी ज़बान को अगर मैं बद कर लूँ और मैं बद ज़बान हो जाऊँ और मैं नेगेटिव तरीके से लोगों के साथ पेश आऊँ। अब आप देखें सोशल मीडिया पे लोग अपनी ज़बान का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम सॉरी, इसका मैं यही कहूँगी कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें दूसरे लोगों के बारे में कहते हैं, ऐसे ऐसे जली कटी एक दूसरे को सुना रहे होते हैं ऑन एयर जाके। यूट्यूब का चैनल है या अपना एक प्लेटफॉर्म है तो उसका एक ऑलमोस्ट नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे कि किसी का नाम ले लेती हूँ, एक खातून है आयशा, सोचे कि आयशा एक बहुत बड़ी स्टार है, आयशा जावेद नाम ले लेते हैं। अब एक आयशा जावेद है, लड़की बहुत बड़ी स्टार है। उस लड़की के खिलाफ मैं जुगन आपी, आप लोगों की जुगन आपी, डिसाइड करती हूँ कि मैंने एक व्लॉग बनाना है। अब मैं उस लड़की को लथाड़ दूँ, ऊट पटांग किस्म की उस बच्ची आयशा के बारे में मैं बातें करूँ, उसको बुरा भला कहूँ, उसके बारे में नेगेटिव बातें फैलाऊँ। मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो तो मेरी बात को कुछ हद तक सुनेंगे और उसको सच्चा भी मान लेंगे। और इवन अगर मैं उसके बारे में सच्ची बात कर रही हूँ, अगर मैं उसके बारे में सच्ची बात भी कर रही हूँ लेकिन वो नेगेटिव बातें हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी हरकत करने का, सिर्फ दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना। रिसेंटली क्या मतलब कुछ महीने हो गए अब इस बात को, एक बच्ची ने कहा कि मैंने उसके साथ कुछ ऐसा काम किया जिससे उसका दिल दुखा। मैंने फ़ौरन व्लॉग बनाया, लेकिन मैंने व्लॉग बनाया माजरत का कि आई एम सॉरी, मैंने अगर आपका दिल दुखाया, चाहे अनजाने में दुखाया, मुझे नहीं दुखाना चाहिए था और मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ, ना ही मुझे किसी ने पिन पॉइंट किया। आपने मुझे चाहे लेट पिन पॉइंट किया, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मेरे साथ फीलिंग शेयर की, और जैसे आपने पब्लिकली गिला किया, मैं भी पब्लिकली आपसे सॉरी करती हूँ। और व्यूअर्स, इसमें कोई चालाकी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वरना मैं उस चीज़ को लेके फिर वीडियो पे वीडियो बनाती रहती। मुझे कोई शौक़ नहीं है इस तरह से वायरल होने का। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि लोग उसे फॉलो करें, उनकी फॉलोइंग हो, आप लोगों के कमेंट्स आए, लेकिन नेगेटिव वायरल होने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। और आजकल इस ज़बान का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिवली वायरल होने के लिए किया जा रहा है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि सोच समझ के आपस में भी बात किया करें, चाहे सिर्फ दो लोग बैठे हों, चाहे सिर्फ आप और आपके साथ कोई ऐसा इंसान हो, उससे भी बात करते हुए 10 दफ़ा सोचें, उसके बारे में भी और किसी और की भी उससे बात करते हुए। क्योंकि व्यूअर्स, गीबत बहुत बुरी बात है। किसी और के बारे में बात करना ऐसा है कि जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। तो जब आपको ये अमल नहीं पसंद आएगा और ये एक बहुत मेस्ड अप, मतलब सोचे भी इस चीज़ के बारे में तो इंसान की तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो फिर हमें कंसिडर भी नहीं करना चाहिए नेगेटिविटी फैलाने। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे शेफ़ आमना इलियास हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आमो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमना, मैंने आपका भी देखा कि आप बहुत कम बोलते हो। ऑन एयर एक मुख्तलिफ बात है, ऑब्वियसली वो तो हमारी ड्यूटी है, कम बोलते हो और टू द पॉइंट बोलते हो। और अगर आप कहीं नेगेटिव बात होते हुए सुनते भी हो तो मैंने कभी आपको अपना हिस्सा नहीं डालते हुए ना देखा ना सुना। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ इतने सालों के साथ काम कर। जी बिल्कुल। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप मुंह खोलें, बात करें, तो अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो मैं ये कहती हूँ कि बुरा भी ना बोलें। हर सिनेरियो में, आप लाइफ के किसी भी हिस्से में हैं, आपका कोई भी काम है, आप एक माँ हैं, बहन हैं, भाई हैं, कोई भी आपका एक अल्लाह ने आपको मकाम दिया है, तो उसका अच्छा सा यूज़ करें। एटलीस्ट सामने वाले को आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स जाएं, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा हम एक दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। बाकी हर किसी की अपनी स्ट्रगल है, वो किस चीज़ से गुजरा है हमें नहीं पता। अब हम जज करें, अब हम पिन पॉइंट करें, उसको टॉन्ट करें, अब उससे उसकी कितनी एनर्जी डाउन हो जाएगी। मे बी वो शायद किसी एज पे ही ना खड़ा हो और हमारी एक बात उसको बिल्कुल गिरा दे और वो उठ ही ना सके, और वहीं पे हमारे कुछ अच्छे लफ्ज़ शायद उसके लिए एनर्जी का बायस बन जाएं और वो लाइफ में आगे चल सके। हम वही बात जो हम बार बार कहते हैं जान, कि अगर किसी के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते या किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर उसको नुकसान ना पहुँचाए। मतलब फिर आप मियाना रवि पे आ जाएगा, आप कुछ ना करें। फिर
किसी को तकलीफ़ देना। व्यूअर्स, कभी कभी एक लाइन होती है, मुझे एक बात याद है, मुझे खातून ने बताया कि उसके हस्बैंड ने उसको एक दफ़ा ये बात कही थी, खैर उसकी डिवोर्स हो गई, आज भी उस खातून को, उस बंदे की डेथ हो गई है जिसने ये बात कही, उसने तलाक से पहले के टाइम जो था जब इनकी लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी, उसने कहा तू क्या बकवास करती है, तू तो टूटा हुआ छित्तर है। उस खातून, वो वर्ड्स मुझे नहीं बोलते व्यूअर्स, एक दफ़ा उसने मेरे साथ ये बात सिर्फ शेयर की थी कि तुम सोचो कि तुम्हारे अंकल मुझे बुलाते थे टूटा हुआ छित्तर। उन्होंने मुझे कहा तुम क्या बोल रही हो, तुम तो हो ही टूटा हुआ छित्तर। वो मुझे लाइन ही नहीं भूलती, तो उनको भी नहीं भूलती। और वो अंकल हमारे दुनिया से भी रुखसत हो गए, तलाक भी उनकी हो गई, वो दुनिया से भी रुखसत हो गए, मुझे भी वो लाइन नहीं भूलती और आंटी को भी आज तक नहीं भूलती। सो व्यूअर्स, प्लीज़ सोच समझ के बात किया करें। हम ख़वातीन को भी ख्याल करना चाहिए, मर्द हज़रात को भी करना चाहिए। अल्फाज का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ आमना इलियास के किचन में मुलाकात होगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी ज़ैनब गोंदल ने तो हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे मैं यही डिस्कशन कर रही थी कि आज जो हमारा टॉपिक है कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। हम लोग बड़ी दफ़ा विदाउट थिंकिंग बहुत सी बातें कह देते हैं। और बाय द वे, न्यूट्रिशन में स्पेशली अगर आप बात करें न्यूट्रिशनिस्ट की, तो मुझे अफसोस के साथ ज़ैनब को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये कहना पड़ेगा कि न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बहुत सी ऐसी बातें कही हैं ओवर द ईयर्स जो शायद 100% करेक्ट नहीं है। जैसे कि फ़ैट, यानी कि कोई भी चीज़ या तेल वाली चीज़ों को फ़ौरन ही ये कह दिया कि जी फ़ैट तो जिस्म की ज़रूरत नहीं है और फ़ैट तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। ये कुछ 15-20 साल पहले बात बहुत ज़्यादा होती थी। एज अ रिज़ल्ट लोग प्रोटीन लेना शुरू हो गए। अच्छा, फ़ैट तो बिल्कुल ही डाइट से निकाल दिया। अब उसके नुकसानात क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, ये हमें ज़ैनब गोंदल ही गाइड करेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। अब ज़ैनब, क्योंकि हमारा टॉपिक ही आज शुरू ही हमने से बात अच्छा की इंट्रोडक्शन हो गया ना। हाँ, कि सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो अब देखिए, न्यूट्रिशनिस्ट ने, डाइटिशियंस ने पिछले 20-25 साल से फैट को भी बुरा कह दिया, कार्ब्स को भी बुरा, कार्बोहाइड्रेट को भी बुरा कह दिया, लोगों ने फल सब्जियां खानी छोड़ दी। एज अ रिजल्ट लोग सिर्फ गोश्त पे आ गए। अब लोगों के यूरिक एसिड ऐसे पीक पे पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे यंग लोगों के। ऐसे ही है। तो क्या चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होने चाहिए? अच्छा जोगना पे मैं डायरेक्टली जो है ना वो ब्लेम हमेशा ले लेती हूँ जिस चीज़ में लेना होता है, लेकिन इसमें मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं लूँगी क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट का उतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं है। इसमें रीज़न ये आती है कि जब हम रिसर्चेस करते हैं और एवरी रिसर्च हर बॉडी टाइप पे, हर जो है ना आप समझे एरिया के लिहाज से लोगों में बड़ी डिफरेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और इर्द गिर्द जो हमारे रिसर्च हो रही होती है उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो उतनी अच्छी और उतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं होती। हम क्या करते हैं, हम यूएस में जो हो रही होती है, हम जो कनाडा में, यूरोप में हो रही होती है, उस रिसर्च को उठाते हैं। जब हम उस रिसर्च को उठाते हैं हमारे और उनके लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। उनके पास खाने में ऑप्शंस, उनकी खाने की जो कैपेसिटी, चीज़ें, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी नहीं खाते, उनके पास 100 ऑप्शंस हैं, वो रोटी के बगैर सरवाइव कर कितने कितने साल उन्होंने नहीं खाई हुई होती और उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं होता रोटी अच्छा ये भी कोई चीज़ है। उनके लाइफस्टाइल में रोटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ एक बच्चे ने पैदा होते से जो पहली 4-5 चीज़ों के बाद एक 5वीं 6वीं चीज़ इंट्रोड्यूस हुई होती है वो रोटी होती है उसकी डाइट। मैंने तो 9 माह के बच्चे देखे जिनको माँ बाप रोटी और सालन खिला रहे होते हैं और मैं कहती हूँ हाय अल्लाह ये कुछ ज्यादा तेज आपने कर दिया। और पराठा खा रहे होते हैं बिल्कुल, मतलब 1 साल तक तो 6 माह से लेके पहले साल तक तो आपने चीजें ट्राई करानी है बिल्कुल आराम आराम से और फिर आपने कहीं सालन रोटियों, हम तो मिर्चें बच्चों की डाइट में डाल देते हैं पहले दिन ही। अब जैसे नई रिसर्च ये कहती है कि बच्चे को 1 साल तक चीनी और नमक दोनों चीज़ें नहीं देनी चाहिए। आप उनकी डाइट में बाकी पोर्शंस को ऐड ऑन करो, बाकी चीज़ों को उनसे इंट्रोड्यूस कराओ। अब जहाँ तक बात आती है ना घी की, ऑयल की या फैटनिंग जितनी चीज़ें हैं, इनसे भी न्यूट्रिशनिस्ट को यही बताया गया, जो डॉक्टर्स इवन हार्ट पेशेंट्स से ये बात स्टार्ट हुई थी और फिर वेट लॉस की वजह से ये आया कि जी हार्ट पेशेंट्स जो हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, उनमें हमें ऑयल की मिकदार को बिल्कुल ज़ीरो अगर हम कर देते हैं तो उनकी जो हेल्थ है वो बड़ी अच्छी बूस्ट हो जाती है। ठीक है, हार्ट हेल्थ तो बूस्ट हो गई, लेकिन बाकी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो फ़ैट कहाँ से लेगा,
वो अपने सेल्स को कैसे यूटिलाइज करेगा, वो हेल्दी चीज़ों की तरफ किस तरह से आएगा, ये चीज़ें हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बनती चली गई। हमने देखा कि बहुत सारी और बीमारियां, एक बीमारी से बचाने के लिए बाकी बीमारियां जो हैं वो ऐड ऑन होती चली गई। अब फैट लॉस हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, मैंने वज़न कम करना है, वेट लॉस करना है। वेट लॉस में लोगों को यही नहीं पता होता, जब वो मेरे पास आते हैं वो क्लियर ही नहीं होते कि हमने अपना मसल लॉस करना है, हमने अपना फैट लॉस करना है, हमने अपना वाटर लॉस करना है। और बात सबसे बड़ी है कि देखो फैट की अगर हम बात करें, जैसे आज हमने कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और देसी घी पे बात करनी है, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिल जाती है, चीज़ें आराम से सस्ते से महंगे तक जाएंगे। लेकिन बात यह है कि फ़ैट आपके जिस्म की ज़रूरत है, बिल्कुल, कौन सा फ़ैट आप इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रू। अब एक फ़ैट सैचुरेटेड फ़ैट भी है, वो ओवरली जो प्रोसेस्ड तेल आपको मार्केट में मिलते हैं वो भी है, वो भी तेल ही है, वो भी फैट ही है। लेकिन जैसे आप डीजल नहीं पिएंगे या पेट्रोल नहीं पिएंगे, उस तरह से आप वो वाले फैट या तेल का ना इस्तेमाल करें जो सेहत के लिए मुज़र है। बिल्कुल, फैट ज़रूरत है, आपकी स्किन को ग्लो देती है, हज़ार और आपके मामलात को रिजॉल्व करती है, लेकिन हर किस्म का ऑयल या फैट आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्रू जी। जैसे 100% हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स में से 15% डेली की रिक्वायरमेंट फैट ही है। अब फैट की जैसे आपने कहा कि जी और अब कीटो के अंदर लोगों ने क्या करना शुरू किया, Oh my 30% मतलब इतना फैट, 70% उनके खाने में फैट होता था और 30% वो होता था। कोई भी चीज़ सिस्टम में आप ओवरलोड करेंगे, वो आपका सिस्टम आपका चीख उठेगा। ऐसे ही है। आपने एग्जाम्पल से, मैं कोलेस्ट्रॉल से ही बात शुरू कर लेती हूँ। लोगों ने देसी घी को खाना इसलिए छोड़ दिया था, उनको लगता था कि शायद जो कोलेस्ट्रॉल हमें हो रहा है, हमें जो यूरिक एसिड हो रहा है, हमारे जो बॉडी पे फैट आ रहा है, इसका रीज़न देसी घी है। नंबर 1, इसका रीज़न देसी घी, चले हम मान लेते हैं हो सकता है वो उसके ओवरली डोजेज जो है ना उसकी वजह से हो सकता है। अब आप लोग क्या करते हैं, दूध का ग्लास लेते हैं, उसमें 3-3 चम्मच देसी घी के डाल के जो है वो पी रहे होते हैं। ठीक है, आपने 3 चम्मच देसी घी डाल लिया दूध के अंदर, आपने उसको पी लिया। क्या आपने उस 3 चम्मच देसी घी को यूटिलाइज भी किया? आपने क्या उसको बर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट किया? उस देसी घी को आपने बर्न आउट किया? हमने नहीं किया, हमने उस चीज़ को पिया और हम जी बिस्तर पे लेट गए। अब देखो देसी घी की तो रेपुटेशन सबसे ज़्यादा ख़राब है, जबकि सारी दुनिया, बाहर के मुल्क में भी आप देखें, हाँ। बाहर के मुल्क में भी देखें कि आप देसी घी को और नामों के साथ बेचा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म है बिल्कुल बाकियों की बनिस्बत। अच्छा, आप घर में भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, देसी घी के बारे में हम एक ऑयल्स सबको जो है ना वो इकट्ठा करके ये कहती हूँ, आप एक अपना जो है ना चूल्हा चलाएं, उसके ऊपर कोई सा भी पैन रखें और आपने जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो आप उसको थोड़ा सा डालो। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्राई करने के लिए कोई चीज़, कोई ऑयल डालते हो, आप देखो कि उसका स्मोक पॉइंट कितनी जल्दी आता है, यानी उसमें से धुआं कितनी जल्दी निकलना शुरू होता है। जिसका स्मोक पॉइंट जितना डिलेड, वो आपके लिए ऑयल या घी उतना बेहतरीन। अब देसी घी का बहुत ज़्यादा होता है स्मोक पॉइंट। आप अगर देसी घी को डालते हो तो वो तकरीबन 2 से 3 मिनट भी अक्सर ले जाता है अपने आप को स्मोक पॉइंट पे लाते तक, यानी वो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। और देसी घी को बाहर जिस तरह मैंने कहा ना कि बाहर के मुल्क में आप देखेंगे क्लैरिफाइड बटर के नाम से बिक रहा होता है। लोग उसमें अपने बर्गर्स बनाते हैं, स्टेक्स बनाते हैं। एक्चुअली क्लैरिफाइड बटर या देसी घी जो है, मक्खन और देसी घी दोनों ही सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेती हूँ, तो कोलेस्ट्रॉल से बचाने के लिए देसी घी बहुत काम आता है आपके। आप उस ऑफ कोर्स कितना यूज़ कर रहे हो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि मैंने डेली बेसिस पे अपनी कैलोरी इंटेक, फॉर एग्जांपल मेरी 1500 है, 1500 में से मैंने 65% कार्ब्स ले लिए, बाकी मैंने प्रोटीन्स ले लिए, 15% मैंने फ़ैट पे आना है। मेरा फ़ैट का डेली का परसेंटेज कितनी बनी, आप समझे 1.5 से 2 चम्मच पूरे दिन में, यानी 24 घंटों में टेबल स्पून 1.5 चम्मच टेबल स्पून मेरे पूरे दिन का जो है ना वो बन गया। अब क्या मैं 1.5 चम्मच ही घी या ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ? अब 1.5 चम्मच मैंने इस्तेमाल करना है, हाँ जी, या अपनी ज़ैनब ने यूज़ करना है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं तो 2 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को आप 3 चम्मच भी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना एक्टिविटी। अगर एक बच्चा या आप या मैं सारा दिन सोफे पे ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम किया, किचन में भी सिर्फ जाके खड़ी हो गई, प्रोग्राम किया, अच्छा ये जो 2 घंटे ये किया, उसके अलावा सारा दिन मैंने बेड में लेटे रहना, तो व्यूअर्स फिर तो आपको 1.5 चम्मच भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली।
फिर आपके लिए वो 1.5 चम्मच भी फैटनिंग है। हम इस पे इस तरह से भी क्लैरिफाई लोगों को कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ खानी है, जो कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्न का कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ आपके फैट पे भी एप्लीकेबल है। आपने जितना फैट कंज्यूम करना है, आप मेरी तरफ से दिन में 10 चम्मच भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो तो। हमारे जो जितने बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो लोग मसल बिल्ड कर रहे होते हैं, उनका प्रोटीन का और फैट यानी जिसको हम देसी घी कह रहे हैं, इसका इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या आपने कभी उनकी बॉडी पे फैट देखा है, चर्बी देखी है, लटका हुआ ढलका हुआ जिस्म उनका देखा है? कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो उसी को ही बर्न आउट करते हैं और उसको अपने मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में, क्योंकि मसल का वेयर एंड टेयर का सिस्टम होता है। ये आपका मसल है, आप जब एक्सरसाइज करते हो ये खुल के यहाँ आता है, फिर और बड़ा होता जाता है और वो अपनी एक नई शेप जो है ना वो बनाता है। अब आपकी मर्जी है, जिसको हम कहते हैं जी इसका जो मसल है वो 16 का जी उसका डोला है। 16 का डोला का क्या मतलब है कि उसने उसको इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर करके ट्रेन कर लिया है कि वो अब ऐसे हो गया। अब आप ये कहो कि आप देसी घी डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते जाओ, लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो वही देसी घी आपको जो है वो हार्ट का मसला कर रहा होगा। जहां उसने आपके हार्ट की ट्रीटमेंट के लिए काम आना था, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो मैनेज कर रहा होगा, जहां उसने इसको ख़राब करना था। आपने अपनी बीफ का, मटन का कोई भी सालन बनाना है, ठीक है, उसको कुकिंग के लिए सबसे बेहतरीन आपका देसी घी है। आपने जहाँ पे सिंपल कुकिंग ऑयल के 4 चम्मच 5 चम्मच उसकी भुनाई के लिए डालने थे, वहाँ पे आप 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो होता है हमारे घर का, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वहाँ पे 1 बड़ा चम्मच उसमें देसी घी का डाल के उसमें भुनाई करो, तो आपके सालन का टेस्ट, आपके गोश्त का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड होगा और आपको उस खाने का मज़ा भी आएगा। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि हमने जी देसी घी नहीं खाना, इसको हमने अवॉइड करना है, हम ऑल्टरनेटिव्स इसके लेके आते हैं। अब मैं कुकिंग ऑयल्स की तरफ बाद में आऊँगी। बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे माइंड में आता है ऑलिव ऑयल, सबसे पहले हमारे माइंड में आता है जी ऑलिव ऑयल। लेकिन जान देखो, जैतून का तेल और कोकोनट ऑयल ये महंगे हैं। महंगे हैं मैं बिल्कुल। इसलिए महंगे और सस्ते की बात, अब देसी घी आप घर पे भी निकाल सकते हाँ हैं। इवन सरसों का तेल कोलू से जाके आप निकलवा सकते हैं, सीजन में आपको सस्ते में मिल जाता है, आप ज़्यादा बल्क में भी उसको निकलवा सकते हैं। मैंने एक पूरा अरसा तरई और सरसों के तेल की मतलब तेल निकलवाया है कोलू से जाके, एंड आई कांट टेल यू व्यूअर्स, उसमें बने हुए खाना कितना लजीज होता है। Exactly. जायका ही बदल जाता है खाने ऐसे का। ही है, और उसके फायदे जो हैं वो अलग से क्योंकि आपको बात मिल है रहे जब होते आप हैं। कुकिंग ऑयल्स की तरफ आ जाते हैं ना, तो वो तो फिर एक बहुत लंबी दास्तान है। उसमें फिर कॉर्न ऑयल है, कनोला ऑयल है, हज़ारों किस्म के ऑयल्स आ जाते हैं। अच्छा, उस पर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, देसी घी का कलर एवरी टाइम एक ही नहीं होता, वो कभी डार्क होता है, कभी लाइट होता है, आप उसको पड़ा रहने दें उसका कलर चेंज होता जाता है। यही चीज़ हर घी के साथ होनी चाहिए। आपका कॉर्न ऑयल है, आपके बाकी ऑयल्स है, इनका कलर भी, मस्टर्ड ऑयल का कलर भी चेंज होता है, आपने देखा होगा, वो विद द टाइम डार्कर होता चला और जाता बाय द वे हम बार बार देसी घी कह रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलर घी मार्केट में मिलता हाँ है जी, वो और चीज़ वो भी प्योरीफाइड है। एग्जैक्टली। वो भी प्योरीफाइड है। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं, घी तो डाल रहे हैं, देसी घी में और रेगुलर घी में फ़र्क है। एग्जैक्टली। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। जो आप मार्केट से पैकेट्स वगैरह में उसमें लेते हैं, फ़र्क चीज़ है। जैसे कि हम अपने किचन में अभी देसी घी का इस्तेमाल करें तो वो देसी घी उस पर लिखा हुआ है, और अगर किसी ब्रांड के भी आप ले रहे हैं तो फिर वो ब्रांड एक जाना माला रिस्पेक्टेड ब्रांड होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने, क्योंकि ये भी बड़ी कॉमन चीज़ आपको पता है आजकल चल रही है कि लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, ऐसे ही है, और उसके पंसारी की दुकान से प्योरीफाइड मिल 4 रहा है, चीज़ें नहीं ली, मिल रहा। उनको मिक्स मुक्स करके पैकेटों में डाल के उसको ऑर्गेनिक मिला के उसको बेचना शुरू कर दिया। इसी चीज़ के ट्रस्टेड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्टेड नेम बड़ा ज़रूरी है। सो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड तो घर, अगर घर में आपके पास नहीं है टाइम, नहीं है एनर्जी, वैसे तो व्यूअर्स एक दिन आप बनाए देसी की, वो आराम से आपको 2 हफ्ते महीना निकाल देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम बटर बनाया था जब मेरी मामा के, याद है, वो हाथों का मसला बना था थोड़ा, तो मैंने, मामा मुझे कह रही है तुम इसका बटर बनाओ। मैंने कहा मामा मैंने ये काम कभी नहीं किया, मैं आपको बाहर सलाह देती हूँ। उन्होंने मुझे आगे से कहा बाहर वाला टेस्ट कभी भी घर का हो सकता है। एज एक बात तो आपकी ठीक है, और फिर मैंने उसको ट्राई किया और वो लिटरली इतना मज़े का, मुझे अच्छा उस बटर को खाने का मज़ा भी आया, क्योंकि शायद मुझे लग रहा था कि ये मैंने खुद बनाया, बड़ी मेरी अचीवमेंट है। तो आप भी ये अचीवमेंट खुद भी करो, अपने बच्चों को भी प्रैक्टिस में लेकर आओ। देखिए व्यूअर्स, अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन पे भी बात करेंगे, क्योंकि फिर लोग जब इस्तेमाल करना शुरू होता है ना तो झल्ले ही हो जाते हैं। फिर वही वाली चीज़ हो जाती है कि कोकोनट ऑयल तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो दिन में 8 दफ़ा 1-1 टेबल स्पून 1-1 टीस्पून पी रहे हैं। अब अगेन 1.5 चम्मच की बात हुई है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल ने हमें ये तो गाइड कर दिया कि भाई अगर हमने ऑयल्स या फैट्स को यूज़ करना है तो देसी घी तो बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, और 1.5 चम्मच जो है किसी भी ऑयल या फैट का आप यूज़ कर सकते हैं दिन में। ये बात कर रहे हैं बड़ों की या एडल्ट्स की, ठीक है। अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है वगैरह तो वो फिर आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, बट अगर नॉर्मल डे टू डे आपकी लाइफ के अंदर आपको 1.5 चम्मच या मैक्सिमम 2 टेबल स्पून ऑयल की ज़रूरत होती है। ऑयल, घी, वॉटेवर। देसी घी तो अच्छा ही हमने मान लिया। अब सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, सबसे पहले कोकोनट ऑयल से बात शुरू कर लेते हैं। खोपरे का जो तेल होता है। कोकोनट ऑयल के खाने, लगाने, हर चीज़ में बेतहाशा फ़ायदे हैं। सबसे पहले अगर हम उसकी बात कर लें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर आपका, फॉर एग्जांपल स्किन से बात शुरू करते हैं, आप मेकअप करते हो डेली बेसिस पे और आप फॉर एवर यंग रहना चाहते हो, अपनी एजिंग को डिले करना चाहते हो, तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट फ्रेंड। वैसे मैं बता किसको रही हूँ, जिसके पास हर टाइम बैग में होता है, हमने शो से निकलना है, साथ ही कोकोनट ऑयल निकलना है और सारा कुछ वाइप ऑफ हो जाता अच्छा, है। ये मैंने किससे सीखा? ये भी इंडस्ट्री में मेरी किसी आपा ने किया, मुझे याद नहीं है कौन, बट वन ऑफ माई सीनियर जो मतलब जैसे कि जो हमारे मेरे से जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनमें से किसी एक आपा ने एक दफ़ा, कोई 10-15 साल पुरानी बात है, अच्छा वो मैं उस ज़माने में करना शुरू किया और मेरी स्किन बड़ी ग्लो करती थी कि जैसे ही आपने काम को मुकाया, जैसे मैं मॉर्निंग शो के लिए मेकअप लगाया, मैं आपको पता है व्यूअर्स नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लगाती हूँ, उसके अलावा मैं कोई और चीज़ नहीं अपनी स्किन पे लगाती, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को साफ़ सुथरा प्रोटेक्टेड रखना है और ब्रीथ करने देना। बिल्कुल। अच्छा, मुंह पे, फेस एंड नेक पे पहले मैं कोकोनट ऑयल आपके सामने करती हूँ, पहले मसाज किया, उसके बाद मिसलेयर वाटर मैं अपनी ब्रांड का मैं यूज़ करती हूँ, उस मिसलेयर वाटर से पूरा फेस साफ़ किया, उसके बाद वाइप डाउन किया कॉटन से, उसके बाद अच्छा सा कोई भी आपने फेस वॉश ले लिया, मैं अगेन अपनी ही ब्रांड का ड्राई स्किन का यूज़ करती हूँ, और आपने फेस एंड नेक वॉश कर लिया। बिल्कुल। आपकी स्किन में से जो भी एक तो गंद बुलाए वो निकाल लेता है, और वो गंद निकाल के उसको नरम मुलायम करके स्किन को बिल्कुल रिफ्रेशिंग स्किन जो है ना वो आपको वेलकम ये मैंने फिर कोई 8-10 साल भूल गई। ये रिसेंटली मैंने पिछले 1 साल में फिर से शुरू किया, जब मैं ड्रामे की शूट कर रही थी कराची में, अगर 1.5 साल पहले, तो वहाँ पे मैंने कहा यार मेरी स्किन इतनी ड्राई है, इतनी ड्राई है, जब मैं मेकअप भी लगाती हूँ तो वो अजीब पैचेस बन जाते हैं। तो मुझे आगे से इसी तरह कोई बंदा बताया, मैंने सुना तेल से मुंह साफ करें, मुझे एकदम से याद आया कोकोनट ऑयल। यस, आपके दांतों का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ओरल इशू है, आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके दांत खराब हो रहे हैं, तो ऑयल पुलिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। आपने सिंपल जो है वो कोकोनट ऑयल लेना है, आपने मुंह में डालना है, आपने पूरे मुंह में उसको स्विश करना है, और उसके बाद आपने उसको फेंकने के बाद गरम, थोड़ा सा नीम गरम पानी हो तो सबसे बेहतरीन है, उससे मुंह को एक दफ़ा क्लेंस कर लें। आपके दांतों के मसाइल, मसूड़ों के मसाइल, जिनके गम्स ब्लीड करते हैं ना, वो नहीं करेंगे। और अगर आपके बहुत ज़्यादा गम्स ब्लीड करते हैं तो आप लिटरली उसी कोकोनट ऑयल में ना 3 से 4 लौंग डाल के रख लें और आप उसकी ऑयल पुलिंग करें, लिटरली आपके सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये तो हो गए मुंह के और लगाने के। अब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कोकोनट ऑयल का जो होता है ना स्मोक पॉइंट, वो डिपेंडिंग ऑन, मुझे लगता है कि उसको आपने किस तरह से निकलवाया हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। कोकोनट ऑयल के 3 से 4 तरीके होते हैं कि उसको किस तरह से निकाला जाता है। एक होता है कि जी जो बड़ा देसी सा हमारा आता है, लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्म जो है ना वही है कि कोकोनट को आपने रखा, उसको लकड़ी का वो कोई होता है उसके साथ करके ना आपका मशीन जो है वो ऑयल प्रेस निकला, और वो बेस्ट है। उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आपके पैक्ड हैं, आपकी नरिशमेंट जो है वो सब की सारी जो है ना वो स्टोर हो गई है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे पंसारी के पास जाके अक्सर कोलू वाला वो सिस्टम होता ही है। यस, तो आप अपना खुद फ्रूट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपने निकलवाना है तेल, वो ले जाए। बिल्कुल। अब फिर उसके बाद आता है जी कोल्ड प्रेस में जो निकल रहा होता है, उसमें भी बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ जब किसी भी मशीन से आप प्रोसेस से गुजारते हो ना किसी भी चीज़ को, तो कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो ही जाता है, आप जितना मर्जी प्रोटेक्ट करो। बट एक बात बताऊँ, अगर आप कोल्ड प्रेस वगैरह से निकलवाते हैं ना, तो जो भी उसकी जो लेफ्ट ओवर बच जाता है ना, जिसको हम भूसा कहते हैं, उसको ज़रूर यूज़ किया करें। वो स्क्रब्स में बड़ा यूज़फुल रहता है। आप कोकोनट ऑयल का अगर उन्होंने तेल निकाल लिया सारा और उसका सिर्फ ड्राई वो पाउडर सा रह गया, आप उस ड्राई पाउडर को, वो जो भूसा टाइप है, उसको आप स्क्रब्स के अंदर मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कोकोनट ऑयल में खाना बनाने का जो तरीका है ना वो बड़ा डिफरेंट है। आपने अपने जो खाने की भुनाई करनी है ना वो आपने पानी में करनी है। हाँ जी, पानी में करनी है। हमारे यहाँ ना ये बड़ा अजीब, अच्छा मैं किसी भी पेशेंट से ये बात करूँ ना, अब मेरे पास एक पेशेंट आया है, आपने खुद सुन के मुझे उसका सोल्यूशन आपने देना है, ठीक है।
उसको दिल का भी मसला है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, उसका यूरिक एसिड भी हाई है, उसकी डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और दिल के मसाइल जो हैं वो भी उसके यानी कि वॉकिंग टॉकिंग एक टाइम बॉम्ब। हाँ जी। किसी भी वक्त कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हुई तो कहानी खत्म। अब उसको पसंद है खाने में जी मेरे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स हों। हाई तरी का जो कॉन्सेप्ट हाँ है कि निहारी खानी है तो उस पर इतनी बड़ी तय जो होनी चाहिए तरी तेल की, की। जी। देखिए तरी से एक्चुअली व्यूअर जायका नहीं बढ़ता, वो सिर्फ हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए डालते हैं क्योंकि एक्चुअली फैट का उस तरह से फ्लेवर इतना स्ट्रांग नहीं होता है। बिल्कुल। सो आप निहारी नॉर्मल जिस तरीके से बनाते हैं बनाएं, ऊपर से ना डालें तरी, ना डालें आप, उसको निकाल दें, इतनी बल्कि इतनी remove तरी करें। डालेंगे और तेल में डिबो डिबो के रोटी खा रहे होंगे और मैं कहूँगी कि यार ये जो एक हार्ट अटैक की पूरी तैयारी की जा रही है इसका क्या बने। और उसके साथ ठंडा सोडा भी लेंगे ताकि अगर उस तरी ने कहीं जाके मेल्ट डाउन होकर निकलना है ना तो उसमें से वो हो जाए। अच्छा, ये तो हो गया आपका कोकोनट ऑयल, आपने खाना पका लिया प्रॉपर, उसके ऊपर से आप समझिए खाना पकाने के बाद आपने ड्रिजल करना है इसको, दैट्स इट, आपके कुकिंग ऑयल का काम हो गया, आपका ऑयल भी आ गया, खाना भी अच्छे से पक गया, आपने उसको इस्तेमाल करना है। अब बारी आती है जी मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल मेरा सरसों का पर्सनली सरसों का तेल जो है वो बड़ा फेवरेट है। आप सरसों के तेल को सर पे अगर लगाते हो तो आपका डैंड्रफ जो है वो ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को स्मेल इसकी लगती है, वो इसमें लेमन का इस्तेमाल कर निकलता सकते नहीं हैं। है ना, मसला ये है। बट एक्चुअली इसका बेहतरीन जो आप कह रही हैं, सरसों का तेल, एक अंडे की जर्दी, कुछ कतरे नींबू के रस के, उसको फेंट लें और उसको लाइक अ प्रोटीन मास्क अपने सर की जड़ों पे लगाएं और पूरी लेंथ एंड एंड्स पे। अगर आपको थोड़ा सा स्किन में रैशेस, एजिटेशन या स्किन में एक्जिमा के इश्यूज हो जाते हैं तो 2-3 कतरे आप उसमें टी ट्री ऑयल के भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। अंडे की जर्दी, कुछ कतरे, आधा नींबू का रस डाल दें और उसके अंदर आप सरसों का तेल डाल दें, उसको मिक्स कर लें, फ्यू ड्रॉप्स आप उसके अंदर टी ट्री ऑयल के डाल दें और ये पूरी अपनी रूट्स और अपनी जड़ों के अंदर लगा दें। लेंथ पे वैसे उसका इतना कोई ख़ास काम नहीं है, जड़ों के लिए ये आपके एक सुपर फूड का काम करेगा। बिल्कुल, जिन लोगों की लेंथ्स ख़राब हो जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा ये ड्राइंग का काम करते हैं, स्ट्रेटनिंग का, तो वो उससे भी बैलेंस आउट हो सकता है। अब आपके हमारे यहाँ ना फ्राइंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो अब आप ये देखें कि आप जिस ऑयल में फ्राई करते हो ना उसका स्मोक पॉइंट बहुत कम है। जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको स्मोक पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट, फिर से वही बता रही हूँ कि अगर आप उसमें सरसों के तेल में करते हो तो उसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, विच इज़ वेरी गुड। इसके अंदर बहुत सारे ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो आपके लिए अच्छे जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो नहीं होते जो आपकी हार्ट हेल्थ को ख़राब कर रहे होते हैं। अगर आप इसमें चीज़ फ्राई करके खाते हो तो हम कह सकते हैं कि दूसरे ऑयल से निस्बतन ये बेहतर है। और Of बाय द course. वे एयर फ्राइंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, यस, आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं और आप उसको फ्राई कर दें, बिल्कुल। मतलब एयर फ्रायर के अंदर डाल दें तो वो आपको कुक करके दे देता है। अगेन एयर फ्रायर एक महंगा नुस्खा है, आई अंडरस्टैंड दैट, इसलिए स्टीमिंग, बेकिंग, बहुत से ऑप्शंस आप Grilling. दूसरे अवेल कर सकते हैं। मेरा बेटा जिस तरह हमजा जब गया कनाडा तो सबसे पहली चीज़ मुझे कही, मैंने कहा कहेगा मुझे प्ले स्टेशन ले दें, कहता है मामा मुझे एयर फ्रायर चाहिए। मैं कहा एयर फ्रायर क्या करना तुमने, इधर तो कभी तुमने यूज़ किया हमारे घर का। कहता है नहीं मामा मैंने सोचा मैं हेल्दी लिविंग की तरफ जाऊंगा तो वहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें फ्राई करके खानी होती है ना, इवन अगर मैंने बर्गर बनाना है तो मैं उसकी पैटी को उस एयर फ्रायर में बना के बेस्ट, वजन अपनी जगह कम हो गया और हेल्थ बेनिफिट्स अपनी जगह। ट्रू। क्योंकि मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, 13-14 साल का बच्चा जब कोलेस्ट्रॉल से गुजर रहा होता है और 18 साल में उसको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन दी जा रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो आप उसको या तो इस फॉर्म में ले आओ या सरसों का तेल जो है वो खाने में पका के भी खाओ तो खाने का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आखिरी बात जो हम कर लेते हैं वो ऑलिव ऑयल की है। ऑलिव ऑयल बहुत सारी इकसाम का मौजूद है, एक्स्ट्रा वर्जिन, वर्जिन, उसकी जो है वो हेल्दी फॉर्म्स में सब में अवेलेबल है। लेकिन ऑलिव ऑयल का काम भी खाने की भुनाई और खाने की पकाई में नहीं है। फॉर गॉड सेक इस चीज़ को समझें। अक्सर पेशेंट आके ये कहते हैं मैडम जी मैं ना ऑलिव ऑयल में खाना खाता हूँ। भाई ऑलिव ऑयल तुम कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? मेरी बीवी उसमें अच्छी तरह खाना पकाती है। मैंने कहा भाई तुम ऑलिव ऑयल उठा के घर से बाहर ले जाओ, उसका क्योंकि काम वो नहीं बेड़ा है। गर्क हो जाता है ना। व्यूअर्स देखें, हर चीज़ की एक अफादियत है। सेब बड़ा अच्छा है आपकी सेहत के लिए, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ ख़रीद के ला के घर पे रख रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपके सिस्टम में जाना ज़रूरी है। वही सेब जो आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप उसका सिर्फ जूस निकाल के और उसका जो सारा उसका फाइबर है उसको फेंक देते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि वो निरी चीनी आप अपने सिस्टम में डाल रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ हर चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका है। अगर 1.5 चम्मच तेल कहा है तो वो जौन सा भी आप यूज़ करें, आइडियली कोशिश करें कि सरसों का, देसी घी, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल इनका इस्तेमाल करें और 1.5 चम्मच से ज़्यादा ना करें। दैट्स इट। उसके अंदर जब हम फनकारियाँ करते हैं, फिर जब हमने
8 चम्मच का देसी घी का तड़का बना के ऊपर से किसी सालन के डालना होता है तो फिर वो नुकसानदेह होता है। ट्रू। सरसों का साग अब सीज़न में आएगा, हर बंदा बड़े शौक से खाएगा, इतना मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा पीस मक्खन का भी डाला जा सकता है। और फिर आप जब सरसों का साग बना रहे हैं तो उसको फिर ओवर कुक ना करें यस। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे तशद्दुद या वायलेंस पे। अब फिक्र ना करें, हम वो टिपिकल टॉपिक नहीं लेके चलेंगे कि मर्द और औरत के आपस में जो तशद्दुद का मामला होता है। हम बात करें वायलेंस की जो घरों में होता है। अब वो तशद्दुद क्या होता है? माँ बाप बच्चों पे हाथ उठाएं। बहुत से लोग अभी मुझे देख रहे होंगे ऐसे कि क्या मतलब, हमारे बच्चे हम जो मर्जी करें। नहीं, आपने उन बच्चों को पैदा ज़रूर किया है, लेकिन जिस भी मुल्क में आप रहते हैं वो उस मुल्क के सिटीज़न हैं और उस मुल्क के कुछ असूल होते हैं। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाएं। और इसीलिए ये स्लोगन बार बार चलाया जाता है कि मार नहीं प्यार। सो जब हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं तो ये बात क्लियरली शेयर करनी ज़रूरी है कि एक वायलेंस होता है जो मर्द और औरत का आपस का होता है। औरत भी मर्द पे हाथ उठाती है, सिर्फ मर्द औरत पे हाथ नहीं उठाता, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। देन सास ससुर बहू के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर अपने ही माँ बाप तशद्दुद कर रहे हैं, भाई जो है वो बहन पे हाथ उठा रहा है या बड़ी बहन जो है वो छोटे भाई बहनों पे हाथ उठा रही है। ये सारी चीज़ें व्यूअर्स वायलेंस में आती हैं। सो आज के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स में किंजा बिनते सुल्तान है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं एट सर गंगाराम हॉस्पिटल, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और किंजा के साथ हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक सईद साहब ने, रेनाउंड बिहेवियरल एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं। पूरी दुनिया से लोग इनको अप्रोच करते हैं, आज हमारे हाथ लग गए हैं तो हम भी बड़े खुश हैं। फ़ारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भैया जान, सबसे पहले जो बात का मैं आगाज़ करना चाहती हूँ, आज का जो हमने टॉपिक रखा है, आपने नोटिस किया कि तशद्दुद की बात होती है तो सिर्फ बात होती है औरत के ऊपर जो मर्द तशद्दुद करता है। हम भूल जाते हैं कि तशद्दुद बहुत से किस्म की तशद्दुद की बहुत सी इकसाम है और घर के अंदर ही सिर्फ अगर बात करें तो बहुत से फॉर्म्स हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि हमारे जितने भी रिलेशंस हैं, बहन भाई का रिलेशन, माँ बेटी का रिलेशन, मियाँ बीवी का रिलेशन, बच्चे का और अपने पेरेंट्स का आपस में रिलेशन, इन सब में किसी ना किसी तरीके से तशद्दुद होता है। वो आवाज़ से भी हो सकता है, बोलने से भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। इसके अलावा आगे से अगली वायलेंस में तो फिर सेक्सुअल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं अपनी बीवी पे क्यों चिल्लाता हूँ, मैं अपने भाई पे क्यों चिल्लाता हूँ, मैं अपने बेटे पे क्यों चिल्लाता हूँ। तो उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि मेरे पीछे एक बचपन का एक अंदर गंदा ट्रॉमा बैठा हुआ है। कितनी खूबसूरत आपने बात की। फ़ारूक भाई ने क्या बात पॉइंट आउट की, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने अभी हमारी पूरी जो बात का खुलासा है वो उन्होंने इसी में किया कि हम हमेशा जिस पे तशद्दुद हो रहा होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि उसने क्या किया है। हम ये नहीं देखते कि जो हाथ उठा रहा है या जो गालियाँ निकाल रहा है या जो ट्रॉमेटाइज कर रहा है अगले बंदे को, वो क्यों कर रहा है। हम बंदे को पकड़ लेते हैं जो जिसके ऊपर ऑलरेडी जुल्म हो रहा होता है। जी भैया सॉरी। और देखें, रिलेशनशिप ठीक होते हैं आगे बढ़ने से, रिलेशनशिप बनते हैं आगे बढ़ने से। मैं आपकी तरफ बात करता हूँ, मैं आपको चाय के कप पे बुलाता हूँ, रिलेशनशिप बनते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप ख़राब होते हैं तो रिलेशनशिप ठीक होते हैं पीछे हटने से। हमने कभी गौर नहीं किया, कोई चीख रहा हो घर के अंदर, कोई भी बंदा, मैं और मेरा भाई लड़ रहे हैं आपस में, तो दरमियान में एक बंदा कह रहा है यार चुप तो कर। वाई? ही वॉन्ट्स टू गेट इट होल्ड। जब भी मैं चीख रहा होता हूँ तो मुझे पता है कौन सी खुराक चाहिए होती है। मुझे खुराक चाहिए होती है आपके जवाब की। जैसे ही आप जवाब देते हैं तो मेरे अंदर से एक और जवाब निकलता है। कोई वाली बात ना, जो बचपन से ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ घुमाते रहे तो कोई ताली नहीं बजेगी। सो अगर एक बंदा चीख रहा है या हाइपर हो रहा है, आपको किनारा कशी कर लेनी चाहिए, ये आपकी एडवाइस है। अच्छा, अभी हम मजीद मशवरे की तरफ आएंगे। जी किंजा साहिबा, आप हमारे टॉपिक के बारे में। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सर ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि उसमें बहुत बड़ा रीज़न हमारे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास का है। बिल्कुल। बट आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि हमारी इमोशनल रेगुलेशन अच्छी नहीं है। हम एक इमोशनली इंटेलिजेंट कौम नहीं है।
हमें नहीं पता कि जब हमें गुस्सा आएगा तो हमने उसको किस तरह से चैनलाइज करना है, किस तरह से हमने एक्सप्रेस करना है। हम वही करते हैं जो हमने देखा होता है घर में। एग्जैक्टली हम सिर्फ लर्निंग और मॉडलिंग के थ्रू ही आगे बढ़े होते हैं, उसी के ज़रिए हम अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। जैसे अगर मैंने अपने वालिद साहब को देखा है कि जब स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, तो फिर चीखना है, तो दैट इज़ माई मॉडल, मैंने उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, राइट। तो इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, एग्रेशन होता है, तो हम उसको सेफ़र टारगेट पे निकालते हैं। जैसे वालिद साहब अगर ऑफिस से थके हुए आते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो वो वालदा साहिबा जो हैं वो एक सेफ़र टारगेट है। इसी तरह बच्चे उनके लिए सेफ़र टारगेट हैं, या वालदा के लिए बच्चे सेफ़र टारगेट हैं, तो वो उस पे एक्सप्रेस करते हैं। तो और वो फिर कोई भी हो सकता है। बिल्कुल सबसे आसान टारगेट तो घर में व्यूअर, सच्ची बात है, बच्चे ही होते हैं या बीवी होती है, अगर वो मतलब उसके, और बाय द वे शौहर भी होता है। मैंने ऐसी रिलेशनशिप्स भी देखी हैं भैया जहाँ पे एक औरत जो है वो अपने मियाँ को 10 लोगों के बीच में गालियाँ भी निकालती है, धक्के भी मारती है, और उनकी और फिर अगर वही बंदा 10 चपेड़े खा के अगर एक धक्का लगा देता है तो उस आदमी पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। ये भी होता है। ऑफ कोर्स जो वायलेंस और जो चीज़ें ख़वातीन फेस करती हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा, लेकिन उसके साथ साथ और भी पहलू हैं। अब बच्चों के केस में सर ये भी तो होता है कि माँ बाप की लड़ाई हो रही है, आपस में चीखम धाड़म चल रही है। अब एक माँ है वो अपने बच्चे को डांटती है कि चुप करके साइड पे हो जाओ। अच्छा बच्चे साइड पे हो गए, बाप को गुस्सा चढ़ा, बच्चे बेचारे बच्चे हैं वो उछलते कूदते फिर आए, बाप ने चपेड़े लगा मारनी शुरू कर दी। लड़ाई मियाँ बीवी की चल रही है, बच्चों ने कख नहीं किया, वो सिर्फ बच्चे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें एक दो बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम आमतौर पे ना ये करते हैं, मिसाल के तौर पे एक माँ या है, फिर जानवरों पे हाथ उठा, जी बिल्कुल, घर के जानवरों पे सेफ, ये जो इन्होंने कहा ना सेफ टारगेट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, यस। इजी है ना, इट्स इजी। एक माँ जो है वो किचन में है, कल उसने काम करना है, माँ बाप की तरफ से डांट भी पड़ी हुई है, लड़ाई भी हुई है, सुबह उसने ऑफिस भी जाना है, सारा उसके ज़हन में बर्डन चलता चला जा रहा है। मेरे घर में भी होगा, आपके घर में भी, हम बड़े थेरेपिस्ट हैं, लेकिन येलिंग हम सारे करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज वी डोंट फाइंड अ सोल्यूशन। तो बच्चा आया मेरे पास, माँ के पास किचन में, क्या पकाया है? उसने कहा चिकन। ओ माय गॉड, आज फिर चिकन? और माँ ने आगे से क्या कहा, कौन सी चीज तुम्हें सुकून देती है? ये यल कर रही है ना, नाउ इट इज अ वायलेंस। अब वो चीखे मार रही है। अब वो चीखे मार रही है, और ये कंसिडर कर रही है कि अगर ये बच्चा ऐसा ना बोलता, इसको कहते हैं नॉन रिपेयर, अगर ये चीख ना मारता तो मैं ये ना करती। ऐसे बोला, ऐसा होता नहीं है। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे ये जो माँ मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई हुई थी और बच्चा डिस्टर्ब हुआ था, यू हैव टू रिपेयर दैट। आपने रप्चर डाल दिया। जब आपने रप्चर डाला, इसका मतलब आपने मिस आउट किया, और रप्चर जो है कभी भी सॉरी से हल नहीं होता। यू हैव टू गो बैक, टॉक एंड आगे चलना। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे पास एक केस आया, खातून थी, उसकी नंद से और माँ से बहुत ज़्यादा, सास से बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, और उसकी सास जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म करती थी, गालियाँ निकालती थी। एक दिन उसका बाप आया बेटी को मिलने, और बाप को उसने इतनी गालियाँ निकाली कि घर जाके बाप की डेथ हो गई। इतनी आप सिचुएशन देखिए। वाह, अब आप उस खातून की अपनी सास से नफरत ऑटोमेटिक है, कुदरतन उसके अंदर हुई। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं क्या करूं। अब वो फिर आ रही है मुझे मिलने के लिए 6 महीने बाद। मेरे वालिद की डेथ को 6 महीने हो गए और इस वजह से हुई थी डेथ। और तो मैंने उससे कहा, तो कितने बच्चे हैं तुम्हारे? उसने कहा मेरी एक बेटी है, तुम्हारे मियाँ, मैं भी जॉब करती हूँ, मियाँ भी जॉब करते हैं। तो मैंने उससे कहा ये तो बहुत आसान है हल करना इसका। सर कैसे? मैंने कहा तुम बाजार जाओ, वो गरीब लोग हैं, एक सूट लो माँ के लिए, एक सूट लो बहन के लिए, एक चूड़ियों का सेट लो माँ के लिए, बहन के लिए, और एक चूड़ियों का सेट लो माँ के लिए। तो उसने आगे से जवाब दिया, करती है मेरी जूती, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। मैंने कहा बेटा आपने मुझसे सोल्यूशन मांगा, मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया। अभी उसके आने में 7-8 दिन थे। एक दिन पहले उसने मुझे रिंग किया, सर आपने मुझे कहा था मैंने ले ली हैं, मैंने ये चीज़ें ले ली हैं, चलिए। मैंने कहा ठीक है ले ली हैं तो ठीक है। जब वो आई घर, एंड शी प्रेजेंटेड देम दोज थिंग्स, और फिर 15 दिन बाद उसने मुझे रिंग किया, सर अब तो वो मेरी बच्ची को नहला भी रहे हैं, कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, मुझे भी लुक आफ्टर करते हैं। इट्स द लव विच इज़ मिसिंग विद इन मी, सेल्फ लव। इट्स द लव विच इज़ मिसिंग विद इन द अदर पर्सन, दैट कनेक्ट्स। लेकिन फ़ारूक भाई, ये मैं अब ब्रेक के बाद आपसे किंजा जानना चाहूँगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ का बहुत नाजायज़ फ़ायदा भी Yes, it उठाते happens. हैं कि उनको पता है कि अगला बंदा ट्रिगर होकर अगर कोई चीज़ करेगा, आप समझ रही है ना, इसकी एक बड़ी नेगेटिव साइड भी हो सकती है। बिल्कुल है। आपने ये किया, बिल्कुल अब है। सास ने देखा कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, लाड़ियाँ तो अब वो कर रही है, लेकिन जब जी चाहा
पिछली दफ़ा बाप को उसके मार दिया, इस बार उसको ही ना मार वो दे। reinforce हो जाते हैं ना। तो हम इस पे ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं फ़ारूक सईद साहब हमारे साथ हैं जो बिहेवियर एंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं। दैन किंजा बिनते सुल्तान हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। किंजा जी, आपकी तरफ वापस आते हैं। फ़ारूक भाई ने एक बात पॉइंट आउट की कि भाई सास को चलो गिफ्ट दे दो। उसका कहना कि मेरी जूती देती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ भी सकती हूँ। आई मीन एक बंदा इतना ज़्यादा आपको ट्रॉमेटाइज करे और आपके फादर को करे, उनको इतनी गालियाँ कि चले उनकी वजह से नहीं डेथ हुई, लेकिन उन्होंने हाइपर किया उनके फादर को, उनके फादर घर गए, वो फौत हो गए, उनको हार्ट अटैक हो गया। 1+1 2 ही हुआ। बिल्कुल। इवन दो शी डिडंट टेक्निकली मर्डर हिम, बट Obviously, एक that was औरत the के, उस reason. बच्ची के दिल में तो यही बात आ गई। अब इन्होंने, अब इसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते? आई बिलीव कि ये अप्रोच यूज़ की जा सकती है, बट बड़ा सब्जेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि देखो पाकिस्तान में रहते हैं, अब जैसे कि उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है कि अगर वो फड्डा डाल लेती है अपनी सास के साथ तो उसका मियाँ उसको घर से निकाल देगा, और क्या होगा? इसलिए मैंने कहा ये बड़ा सिचुएशनल और बड़ा सब्जेक्टिव है। अगर इस केस की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसलिए डिसएग्री करूँगी क्योंकि अगर कोई बैड बिहेवियर शो करे और हम उसको तहाइफ दे के बाउंड्री सेट किए बगैर या अपनी बात कम्युनिकेट किए बगैर अगर हम उसको तहाइफ की तरफ लेके जाएंगे तो अनकॉन्शियसली हम उनका जो रवैया वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि आप हमें डोर मैट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और हमारी कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और वो आपको इंटरनली बहुत हर्ट करता है। जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, डिप्रेशन का बड़ा कोर सिम्टम होता है लो सेल्फ एस्टीम, और वो लो सेल्फ एस्टीम या अपनी इवैल्यूएशन इस तरह से करना कि मैं एक वर्थलेस इंसान हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे जिस तरह से कहा जाएगा मैंने उस तरह से बिहेव करना है, तो वो लीड्स टू डिप्रेशन। तो ऐसी सिचुएशन में यू माइट इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर मदर इन लॉ, लेकिन उसकी डाउन साइड पे वो जो आपकी इज्जत नफ्स, आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रहा है, इन अ लॉन्ग रन वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। सही। तो यहाँ पे आई गेस पॉइंट मेरा ये बनता है कि देखिए एक जगह है जहाँ पे आपकी दोस्त जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ पंगे करती है, आपको हर्ट करती है, आपको ऑफेंड करती है। उस दोस्त को मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप जाके गिफ्ट दे दें, क्योंकि दोस्त एक ऐसा बंदा है जिसके साथ आप किनारा कशी कर सकते हैं। जब खून का रिश्ता नहीं होता और स्पेशली इतना क्लोज डायनामिक नहीं होता तो बंदा किनारा कशी कर सकता है। लेकिन अगर एक सास है, और स्पेशली अगर ऐसा केस है कि सास साथ में घर में रहती है और मियाँ ने सीधा सा कह दिया कि भाई हमारी ज़िंदगी मौत अम्मी के साथ ही है, अब आप स्टक है, उस केस में फिर वो कहते हैं ना कि दुश्मन को भी आपको दोस्त बनाना पड़ जाता है। इस जी फरूक भाई आप बेहतर गाइड कर। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अनकॉन्शियसली चीज़ें चल रही होती हैं। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे सुकून के साथ और खाना हजम करने के साथ रिलेटेड है। आपने कभी गौर किया होगा, औरत को अगर आप एक गिफ्ट देंगे ना, औरत को अगर आप एक गिफ्ट देंगे तो उसको एक ही गिफ्ट समझेगी, कार दे दें या फूल दे दें, अगले दिन आपको नया गिफ्ट दे। अल्लाह ताला ने इसको बनाया इस तरह, रिसेप्टिव मोड में वो रहती है। वन, ये जो मैंने एग्जांपल दी, वो खातून जो थी वो 15 दिन के लिए इनको मिलने आई थी, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दोज रिलेशनशिप राइट। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, अक्सर आपने देखा होगा हम अपने घरों में भी अपनी बेटियों को दे रहे होते हैं, उनसे ले नहीं रहे होते। ये कुदरत का असूल है, कुदरत का असूल है। जब भी खातून को कंटिन्यू करवाने के लिए लाइफ के अंदर देयर इज़ ओनली वन सोल्यूशन, एंड दैट इज़ लव, लव एंड लव। लव में ये नहीं कि आप अपनी बाउंड्री छोड़ देते, नो, यू ऑलवेज ऑन द गिविंग एंड। मर्दों का जो सिस्टम होता है वो टारगेट ओरिएंटेड होता है, औरत का सिस्टम एक्सप्रेसिव ओरिएंटेड होता है, कम्युनिकेशन ओरिएंटेड होता है। सो वी हैव टू थिंक दैट आल्सो। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि किसी की सास जो है जो यल कर रही है या चीख रही है, किसी भी सूरत में आप उसको थेरेपिस्ट के पास नहीं लेके जा रहे, लेके जा नहीं सकते ना, ले जा नहीं सकते, वो जाएगी ठीक, ओके। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन। और ये एक सिचुएशन नहीं मेरे साथ आई, इस तरह की मैंने कम से कम 50-60 सिचुएशंस पिछले 10 साल में हैंडल की। और फिर जिस बंदे ने हैंडल करनी थी, मैंने गौर किया कि उसके अपने भी बहुत सारे ट्रॉमास थे। जब उनके अपने ट्रॉमास बचपन के हल हुए, ऑटोमेटिकली उनकी सिचुएशन ठीक हो गई रिलेशनशिप में। क्योंकि अगेन व्यूअर्स, अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ वन वे स्ट्रीट नहीं होती है।
ठीक है, जैसे कि आपने शुरू में बात की कि माँ ने अपने बच्चे पे चीख उठी क्योंकि उसके पीछे बहुत सी चीज़ें चल रही थी। सो सवाल ये है कि अपनी ही, जैसे आपने कहा, इस्लाह कर सकते हैं, तो फिर अपनी इस्लाह कैसे करें, क्योंकि बिल्कुल टेल एंड पे पहुँच गए। तो आपका पैगाम, सोल्यूशन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? जी किंजा जी। मैं अपनी पहली वाली बात को कंटिन्यू करूँगी कि हमें वी हैव टू बी इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें ये बात समझनी है कि इमोशंस का आना इज़ नॉट प्रॉब्लम। गुस्सा एक जायज़, एक नेचुरल इमोशन है और उसका आना हेल्दी तस्वर होता है। आपने एंगर और एग्रेशन के डिफरेंस को समझना है। एंगर इज़ एन इमोशन और बिहेवियर आपका रवैया है कि आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी जज्बाती समझ बूझ, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, अगर हम वो रखें और हमें पता हो। बेटा देखो, मैंने सारा बचपन अपने अब्बा और अम्मा को चीखते हुए और हाथापाई करते हुए देखा, फिर मैं भी उसी रद्द अमल में पड़ी हूँ। मैं निकलूँ कैसे? क्योंकि मुझे और कोई तरीका ही नहीं आता हैंडल। सच्ची बात बताओ, एक्चुअली मेरी अपनी लाइफ का ये एक इशू है। मेरा गुस्सा बहुत तेज़ है और जब मुझे गुस्सा चढ़ता है मैं चीखती हूँ। सबको पता है, मैंने कभी अपने व्यूअर से छुपाया नहीं, क्योंकि ये मेरे अंदर एक ऐब है और मैं इसके ऊपर पिछले 15-20 साल से कॉन्शियसली काम कर रही हूँ। Exactly. लेकिन जब वट चढ़ता है तो यहाँ पे आवाज़ चली जाती है और अगले का तरा निकल जाता है, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, और दिमाग घूम जाता है। क्योंकि मैंने देखा ही सिर्फ ये, क्योंकि अब्बा भी इसी तरह चीखते थे। यहाँ पे तोड़ूं कैसे इसको? यहाँ पे एक तो हमारे पास डेफिनेटली तरीका है कि हम उसके लिए थेरेप्यूटिक हेल्प लें। सेकेंडली आई थिंक हमें मतलब ग्रास रूट लेवल से इस पे काम करना शुरू किया। आई फील कि अगर हम अर्ली एजुकेशन का पार्ट बनाए कि हाउ टू लर्न एंड रेगुलेट योर इमोशंस इन अ लॉन्ग रन, ऑल्दो ये बहुत एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, बट दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन इन माई ओपिनियन, क्योंकि दैट्स द वे यू ब्रेक द साइकिल। क्योंकि हम बात यही करें ना कि कोई गुस्सा तब करता है जब वो उसको सही तरीके से उसका इजहार नहीं कर पा रहा। तो अगर इजहार करना ही सिखा दिया जाए कि आपने अपने जज्बात को कैसे हैंडल करना है, तो इवेंचुअली आपकी जितनी मर्जी सोशल एनवायरनमेंट आपका ख़राब हो, यू लर्न कि आई हैव द कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। तो हम यही कहते हैं कि अपने ट्रिगर्स को चेंज नहीं कर सकते, आप अपना नज़रिया उन ट्रिगर्स की तरफ चेंज कर सकते हैं, एंड दैट लीड्स टू इमोशनल चेंज। उसी तरह जिस तरह आपने इसी बात को उस एग्जांपल में कि माँ ने चीख दिया बच्चे पे, अब माँ चीखने के बजाय अपने जवान बेटा ही होगा ना जो आकर कह रहा है हर रोज़ ही चिकन, हर रोज़ ही आपने मुर्गी का सालन, तो वो घूम के कहे कि बेटे आपने नहीं खाना तो आप ना खाओ, कुछ अपने लिए फिर अपने खर्चे से बाहर से मंगा लो। मेरे पास तो इस वक्त इतने का ही टाइम था, मुझे और 10 काम करने। मोहब्बत से, प्यार से, तहम्मुल से। बच्चे को भी पॉइंट अक्रॉस हो गया, आपने चीखा भी नहीं, आपने उसको अल्टरनेटिव भी दे लिया, बेटे या तो खुद अपना मैनेज कर लो, अभी तो घर में बेटे यही बना हुआ। और यही हम स्किल ट्रेनिंग कराते हैं कि आप ये बात को समझें कि आपके जो जज्बात हैं, ख़ास तौर पे आपका गुस्सा, वो आपके ख्यालात से निकलता है। जिस सिचुएशन को जिस तरह से आप रिसीव करेंगे उसी तरह से आप महसूस करना शुरू कर देंगे। तो जब आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे कि बच्चे को शायद बार बार एक जैसा खाना नहीं पसंद है, लेकिन मेरी मजबूरी मैंने बनाया, तो वो मुझसे सवाल करेगा, तो बजाय कि मैं उस पर गुस्सा करूँ, मुझे इस चीज़ समझनी कि क्वेश्चन आ सकता है। एंड जब आप उसको रीफ्रेम करते हैं, थॉट ही आपने एक्सपेक्टेशन ये रखी है कि बच्चा के सवाल करेगा, तो उसी लिहाज से आपका जो इमोशन है वो उस एक नॉर्मल रेंज में रहेगा। शायद आप चिढ़ के बात करें, बट मे बी शायद आप उस पर शाउट ना करें। जी फरूख भाई, बात को कंक्लूड करते हैं। अग्रेशन इज द बबल ऑफ पावरलेसनेस। जब मैं अपने आप को पावरलेस समझता हूँ तो मेरी बॉडी या मेरी आवाज़ ऊंची हो जाती है। दिस इज़ हाउ आई बिकम अग्रेसिव। एंगर इज़ अ पॉजिटिव इमोशन। एंगर का मतलब है तुमने ये काम, मुझे ये स्कूल की रिपोर्ट दिखाओ, ये क्या वजह है कि तुम्हारा रिजल्ट गलत आया। दिस इज़ एंगर। अग्रेशन इज कि आप किसी को जो आपको बताती है कि कुछ गलत हुआ है, ये अच्छी बात है। वायलेंस मीन्स दैट यू वांट टू क्रिएट अ chaos एंड confusion. ओके, नाउ इमोशंस रेगुलेशंस के लिए दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं होती। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इमोशन रेगुलेशन के लिए आपके अंदर इमोशंस आर योर बिल्डिंग ब्रिक्स। मैंने अपनी किताब में भी लिखा, इमोशंस आर योर बिल्डिंग ब्रिक्स। जब भी कोई ईंट, ये सामने ईंटें नज़र आ रही दीवार में, जब भी कोई ईंट हिल जाती है ना तो काम डिस्टर्ब हो जाता है। आपने उस ईंट को हैंडल करना होता है, उसको कहते हैं इमोशन रिलीज़ करना। और इमोशन रिलीज़, मेरे पास जो लोग आते हैं 40-40 साल, 50-50 साल के पुराने ट्रॉमास 15-20 मिनट में भी हल हो जाते हैं। 15-20 मिनट में भी वो इमोशन रिलीज़ हो जाती है। मेरे पास मेरा ख्याल है 325 लोग आ चुके हैं जो सुसाइडल केस थे और आधे पौने घंटे में उनकी सुसाइडल थॉट्स ख़त्म हो गई। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट वी हैव टू गो इन टू द डिटेल्स। ये इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी एग्जांपल दी कि मैं चीखना शुरू कर देती हूँ जब गुस्सा आता है। इसके पीछे जो इमोशन है उसको शेम की इमोशन कहते हैं। उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको वल्नरेबिलिटी की इमोशन कहते हैं। द फियर ऑफ रिजेक्शन एंड द फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड और वल्नरेबल, कि मेरे कोई बचपन के फ्लॉज हैं और वो मैं उनको फ्लॉ समझ रही हूँ और लोग उनको मेरे सामने ना पता ना चल जाए और मेरा दिमाग फ़ौरन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जैसे सर्वाइवल मोड में जाता है तो मैं अपने आप को सेफ समझता हूँ। इसलिए अक्सर लोगों ने यहाँ पे चादर पहनी होती है, यहाँ पे उन्होंने जो ना उन्होंने ये पहना होता है, कवर पहना होता है
कि वो सर्वाइवल मोड में रहना चाहते हैं, लोगों से आइसोलेट होना चाहते हैं। बेसिकली वो अपने आप को दूसरों की नज़रों से देख रहे हैं और अल्लाह ताला आपको दूसरों की नज़रों से देखने की इजाज़त नहीं देता। और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, आज बल्कि मैंने एक पोस्ट भी लगाई कि ये एक, बल्कि मैं आपके साथ शेयर करते हुए अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करूँगी, ये एक जगह लगाई थी, तो आज सुबह ही मैंने ये लगाया कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। इसी पे आज का प्रोग्राम क्लोज़ करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।